स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी शायद थोड़ी अजीब लगने वाली सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी सोच जो हमारे बचपन से सिखाए गए सफलता के फॉर्मूले को आप जानते हैं पूरी तरह से पलट देती है। हम सबको यही सिखाया गया है, खूब मेहनत करो, सफल हो जाओ और फिर तुम खुश रहोगे। ये एक ऐसा समीकरण है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है ना। स्कूल में अच्छे नंबर, फिर अच्छी नौकरी, फिर प्रमोशन। और खुशी हमेशा अगले पड़ाव पर होती है। हमेशा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये फॉर्मूला ही गलत हो? आज हम शॉन एकर की किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज के सार पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये स्रोत बताते हैं कि असली फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा है। हाँ, मतलब पहले खुश रहो और उससे आपका दिमाग बेहतर काम करेगा और फिर सफलता पाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है। सही कहा। यानी यहाँ खुशी को मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा जबरदस्त टूल माना गया है जो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट देता है। स्रोत बताते हैं कि एक सकारात्मक और खुश दिमाग तेजी से सीखता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और तनाव को कहीं बेहतर ढंग से संभालता है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है उन 7 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना और खोल कर देखना जो वाकई में सफलता के इस खेल को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात ये, बचपन वाला मॉडल गलत क्यों है? मतलब सफलता के बाद खुशी मिलने में क्या हर्ज है? ये सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है ना? लगता तो है, लेकिन ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के खिलाफ है। जैसे ही हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, चाहे वो एग्जाम पास करना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना, हमारा दिमाग उस खुशी को ज्यादा देर महसूस ही नहीं करता। अच्छा। वो तुरंत एक नया, उससे भी बड़ा लक्ष्य बना लेता है। ये तो हो गया, अब वो चाहिए। हाँ। तो खुशी हमेशा एक कदम आगे भविष्य में रहती है। इसे गोल पोस्ट को खिसकाते रहना भी कहते हैं। आप कभी पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल। और शॉन एकर का जो शोध है, जिसमें हार्वर्ड के छात्रों से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मैनेजर तक शामिल थे, वो एक हैरान करने वाली बात दिखाता है। क्या? जब दिमाग सकारात्मक और खुश होता है तो हर पैमाने पर उसका प्रदर्शन 20 से 30% बेहतर हो जाता है। 20 से 30%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। चाहे वो बिक्री हो, रचनात्मकता हो या समस्या को सुलझाने की क्षमता। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कोई बायोलॉजिकल कारण है इसका? हाँ, विज्ञान बहुत सीधा है। जब हम सकारात्मक महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। ओके। ये सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराते, बल्कि ये दिमाग के सीखने वाले सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारी याददाश्त तेज होती है, हम ज्यादा क्रिएटिव सोचते हैं और हमारी प्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है। और तनाव में इसका ठीक उल्टा होता होगा? एकदम उल्टा। तनाव में दिमाग का सोचने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो लगभग बंद सा हो जाता है। मतलब? दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां वो सिर्फ खतरे पे ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। अच्छा। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यह नहीं है कि खुश रहो। सबसे बड़ा सबक यह है कि खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो सफलता के बाद लगेगी। यह एक स्किल है, एक मानसिक अवस्था है जिसे हम बना सकते हैं, और यह सफलता के लिए कह सकते हैं कच्चा माल है। ये सोचना ही कितना अलग है। हम खुशी को एक लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं जो सफलता के बाद खरीदा जाएगा, जबकि ये किताब कह रही है कि खुशी वो कच्चा माल है जिससे सफलता बनाई जाती है। तो सवाल यह है कि हम इस अवस्था को बनाएं कैसे? शायद यहीं पर अगला सिद्धांत काम आता है, फल्क्रम और लीवर। हाँ, ये दूसरा सिद्धांत सीधे तौर पर एक्शन से जुड़ा है। न्यूटन का वो मशहूर आइडिया है ना। हाँ, मुझे एक लंबा लीवर दो और मैं दुनिया हिला दूंगा। बिल्कुल। मुझे एक काफी लंबा लीवर दो और एक टिकाने की जगह यानी फल्क्रम, और मैं दुनिया को हिला सकता हूँ। एक इसी आइडिया को हमारे दिमाग पर लागू करते हैं। तो यहाँ फल्क्रम और लीवर क्या हैं? यहाँ लीवर है हमारी क्षमता, हमारी मेहनत करने की ताकत, और फल्क्रम है हमारा माइंडसेट, हमारी मानसिकता। हाँ, यानी किसी स्थिति को देखने का हमारा नजरिया। ज्यादातर लोग अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा घंटे काम करना, ज्यादा मेहनत करना, लेकिन वे अपने फल्क्रम यानी अपनी मानसिकता को नहीं बदलते। तो एकर का तर्क ये है कि अगर हम सिर्फ अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल दें तो उसी मेहनत से कई गुना ज्यादा नतीजे मिल सकते हैं। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। सोचिए, एक टीम को एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है। एक मैनेजर उसे देखता है, एक बोझ है, इसे बस किसी तरह खत्म करना है। दूसरा मैनेजर उसे देखता है, ये एक चुनौती है जो हमें कुछ नया सीखने और खुद को साबित करने का मौका देगी। अच्छा। दोनों की मेहनत बराबर हो सकती है, लेकिन दूसरे मैनेजर की टीम ज्यादा प्रेरित होगी, ज्यादा रचनात्मक होगी और अंत में ज्यादा सफल होगी। उन्होंने सिर्फ अपना फल्क्रम बदला और उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ठीक यही।
आपका दिमाग दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दुनिया के बारे में आपके द्वारा बनाई गई कहानी पर प्रतिक्रिया करता है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे हैं। सही बात है। और ये हमें सीधे तीसरे सिद्धांत पर ले जाता है, द टेट्रिस इफेक्ट। अच्छा। क्योंकि हमारा दिमाग जिस कहानी पर यकीन करता है, वो उसे हर जगह खोजने लगता है। द टेट्रिस इफेक्ट, ये नाम तो वीडियो गेम से आया है। मुझे याद है जब मैं घंटों तक टेट्रिस खेलती थी तो मुझे दीवालों की ईंटों में और किताबों के ढेर में भी टेट्रिस के ब्लॉक दिखने लगते थे। ठीक यही टेट्रिस इफेक्ट है। आपका दिमाग जिस पैटर्न को बार बार खोजता है, वो उसे देखने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। अब इसे असल जिंदगी में लागू करें। अगर आपका काम गलतियां ढूंढना है, जैसे आप एक ऑडिटर या एडिटर हैं, तो आपका दिमाग अनजाने में हर जगह, दोस्तों में, परिवार में, यहाँ तक कि खुद में भी सिर्फ गलतियां और कमियां खोजने के लिए ट्रेन हो जाता है। इसे नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट कहते हैं। हाँ, और ज्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर, न्यूज साइकिल, ये सब हमें नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट के लिए ही तो ट्रेन करते हैं। क्या गलत है, क्या जोखिम है, क्या काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हम अनजाने में समस्याओं को स्कैन करने वाले एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हम तनाव में क्यों हैं। एकदम। जबकि हमें सचेत रूप से अपने दिमाग को अवसरों, समाधानों और सकारात्मक चीजों को खोजने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ये दिखावा करने वाली पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि नहीं, ये पैटर्न को पहचानने की ट्रेनिंग है। हम जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, दिमाग में उसका न्यूरल सर्किट उतना ही मजबूत होता जाता है। इसीलिए आभार व्यक्त करने जैसी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके दिमाग को अच्छा खोजने के लिए मजबूर करती हैं। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम ऐसे ही दिमागी पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये दिमाग को पैटर्न देखने के लिए ट्रेन करने वाली बात कमाल की है, लेकिन अक्सर हम खुद को नकारात्मक पैटर्न में फंसा पाते हैं, खासकर जब हम असफल होते हैं। जिंदगी हमें हमेशा सकारात्मक पैटर्न देखने का मौका नहीं देती। किताब इस असफलता के डर को कैसे देखती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब चौथे सिद्धांत, फॉलिंग अप में है। स्रोत बताते हैं कि जब कोई झटका लगता है या हम असफल होते हैं, तो हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते? पहला रास्ता है वहीं रुक जाना, कोई बदलाव ना करना। दूसरा रास्ता है संघर्ष करके वापस उसी जगह पहुंचना जहां हम पहले थे, यानी नॉर्मल हो जाना। और तीसरा? तीसरा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है उस झटके का इस्तेमाल पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और काबिल बनने के लिए करना। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मतलब आप सिर्फ गिरकर उठते नहीं हैं, बल्कि आप ऊपर की ओर गिरते हैं, फॉलिंग अप। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का एक और तरीका नहीं है? जब कोई सचमुच किसी बड़ी मुश्किल में हो, तो ये सोचना कि मैं और मजबूत बनूंगा, थोड़ा बेमानी नहीं लगेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। इसके लिए एक ठोस तकनीक है जिसे काउंटर फैक्ट्स कहते हैं। काउंटर फैक्ट्स? इसका मतलब है अपने दिमाग के लिए एक वैकल्पिक कहानी रचना। जब कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि इससे बेहतर क्या हो सकता था। काउंटर फैक्ट्स कहता है कि ये सोचो कि चीजें इससे कितनी ज्यादा बुरी हो सकती थी। अच्छा, ये तो उल्टा सोचने जैसा हुआ। हाँ, मान लीजिए प्रमोशन में आपका नाम नहीं आया। आप सोच सकते हैं कम से कम मेरी नौकरी तो नहीं गई, और अब मुझे ठीक पता है कि मुझे कौन सी स्किल्स पर काम करना है। या अच्छा हुआ, शायद ये भूमिका मेरे लिए सही थी ही नहीं, अब मेरे पास कुछ और खोजने का मौका है। बिल्कुल, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये तर्क का इस्तेमाल करके अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना है। आप असफलता को एक अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट, एक सीखने का अवसर बना लेते हैं। हाँ, एकदम। ठीक है, फॉलिंग अप का आइडिया समझ में आया, लेकिन अक्सर जब हम असफल होते हैं या किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं, तो समस्या इतनी बड़ी और भारी लगती है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम अभिभूत, मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। शायद यहीं पर अगला सिद्धांत द ज़ोरो सर्कल हमारी मदद करता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। द ज़ोरो सर्कल का आइडिया ज़ोरो फिल्म से लिया गया है। अच्छा। हाँ, जहां उसके गुरु उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए जमीन पर एक छोटा सा घेला बनाते हैं और कहते हैं पहले इस घेरे के अंदर महारत हासिल करो। जब हम एक ही बार में सब कुछ, करियर, रिश्ते, सेहत, भविष्य की करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग नियंत्रण खो देता है और अभिभूत महसूस करता है। तो ज़ोरो सर्कल कहता है कि अपना दायरा छोटा कर लो। हाँ, एक ऐसा छोटा और नियंत्रणीय क्षेत्र चुनें जिस पर आप पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। मान लीजिए आपकी पूरी जिंदगी और कमरा बिखरा पड़ा है। सब कुछ एक साथ ठीक करने के बजाय
सिर्फ अपनी डेस्क साफ करने से शुरू करें। हाँ, या आपने ईमेल इनबॉक्स के सिर्फ 5 ईमेल का जवाब दें। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? जब आप एक छोटी सी चीज में भी महारत हासिल करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, आपके दिमाग को नियंत्रण की भावना वापस मिलती है, जिससे चिंता कम होती है। और दूसरा, ये छोटी सी जीत डोपामाइन रिलीज करती है, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये गति फिर धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों में भी फैल जाती है। तो अभिभूत होना असल में स्पष्टता खो देना है। छोटे घेरे हमारा फोकस वापस लाते हैं। एकदम। तो हमने अपनी मानसिकता बदली, पैटर्न देखना सीखा, असफलता से निपटना सीखा और बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। लेकिन इन सबको रोजाना करने के लिए आदतें बनानी पड़ती हैं, और मुझे आदतें बनाने में हमेशा मुश्किल होती है। सब कहते हैं इच्छा शक्ति बढ़ाओ, पर ये किताब कह रही है कि ये रास्ता ही गलत है। ये 20 सेकंड का नियम तो जैसे हमारे आलस को ही हमारा हथियार बना देता है ना? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। छठा सिद्धांत 20 सेकंड का नियम इसी सोच पर आधारित है। किताब का तर्क है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। सच में? सफल आदतें इच्छा शक्ति बढ़ाने से नहीं, बल्कि रुकावटें यानी फ्रिक्शन कम करने से बनती हैं। हम इंसान स्वभाव से ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। हम हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। तो ये 20 सेकंड का नियम काम कैसे करता है? नियम बहुत सरल है। किसी अच्छी आदत को शुरू करने के रास्ते में 20 सेकंड की भी रुकावट कम कर दो, तो आपके उस काम को करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। और बुरी आदत के लिए? और किसी बुरी आदत के रास्ते में 20 सेकंड की रुकावट डाल दो, तो आप उससे स्वाभाविक रूप से बचने लगेंगे। कोई उदाहरण? अगर सुबह गिटार बजाने की आदत डालनी है, तो गिटार को केस में रखने के बजाय अपने लिविंग रूम में स्टैंड पर रखें। उसे उठाने में 20 सेकंड कम लगेंगे। अच्छा। अगर सुबह दौड़ पर जाना है, तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। और बुरी आदत के लिए, जैसे टीवी कम देखना है, तो रिमोट से बैटरी निकाल के किसी दराज में रख दें? बिल्कुल। अगली बार टीवी चलाने के लिए जो 20 सेकंड की मेहनत लगेगी, वो आपके दिमाग को रुककर सोचने का मौका देगी। यानी अपने आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये शानदार है। अब तक हमने जितने भी सिद्धांतों की बात की, वो ज्यादातर आंतरिक हैं, हमारे दिमाग, हमारी आदतें। लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते। आखिरी सिद्धांत सोशल इन्वेस्टमेंट इसी बाहरी दुनिया से जुड़ा है। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है। हमारी हसल कल्चर हमें सिखाती है कि काम पर फोकस करो, अकेले मेहनत करो। लेकिन ये सिद्धांत उस पूरी सोच के खिलाफ जाता है। स्रोत बताते हैं कि तनाव के समय औसत लोग खुद को सबसे अलग थलग कर लेते हैं, जो कि सबसे गलत रणनीति है। जबकि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। ठीक उल्टा। वे मुश्किल समय में अपने दोस्तों, परिवार और सपोर्ट सिस्टम पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है। हाँ, सामाजिक समर्थन तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है और हमें समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। हार्वर्ड का एक 75 साल लंबा अध्ययन है जो दिखाता है कि लंबे समय तक खुशी और सेहत का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता पैसा, शोहरत या रुतबा नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता है। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर रिश्तों को काम से फुर्सत मिलने पर किया जाने वाला काम समझते हैं, जबकि ये हमारी सफलता और सेहत के लिए एक जरूरी निवेश है। बिल्कुल। और ये निवेश बड़े बड़े इशारों से नहीं होता। किसी दोस्त को एक छोटा सा मैसेज भेजना, किसी सहकर्मी की सच्ची तारीफ करना, हाँ, या बस 2 मिनट किसी का हाल पूछ लेना। ये छोटे छोटे निवेश हमारे दिमाग को सबसे बड़ा सहारा देते हैं। तो इन सभी 7 सिद्धांतों को मिलाकर अगर किसी को इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना हो, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? ये एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे को मजबूत करता है। इसे एक साथ लागू करने के लिए स्रोत में कुछ दैनिक आदतें बताई गई हैं, जिन्हें आप एक तरह का हैप्पीनेस रूटीन कह सकते हैं। ओके। पहला, 3 आभार। हर दिन सोने से पहले 3 नई चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए ट्रेन करता है, जैसा हमने टेट्रिस इफेक्ट में बात की। ठीक है। दूसरा, जर्नलिंग। पिछले 24 घंटों का कोई एक सकारात्मक अनुभव बस 2 मिनट के लिए लिखें। इससे क्या होगा? इससे आपका दिमाग उस अनुभव को फिर से जीता है, जिससे सकारात्मक भावनाएं मजबूत होती हैं। अच्छा। तीसरा, एक्सरसाइज। 15 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना आपके मूड और प्रोडक्टिविटी को तुरंत बढ़ाती है। चौथा है ध्यान यानी मेडिटेशन। सिर्फ 2-3 मिनट भी तनाव कम करके फोकस को बेहतर बना सकता है। और पांचवा है दयालुता का कोई काम।
दिन में किसी के लिए एक अच्छा काम करें। यह एक ईमेल भेजना हो सकता है या किसी की मदद करना। यह एक सोशल इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, अपने दिमाग को सचेत रूप से सकारात्मक बनने के लिए प्रशिक्षित करें। एक सकारात्मक दिमाग ज्यादा रचनात्मक, प्रेरित और लचीला होता है, जिससे ज्यादा काबिलियत आती है। और ज्यादा काबिलियत से ज्यादा सफलता मिलती है, और ज्यादा सफलता से सकारात्मकता और बढ़ती है। ये एक ऊपर की ओर जाने वाला चक्र बन जाता है, जिसे हम खुद शुरू कर सकते हैं। एकदम सही। अंत में एक विचार ये है कि हम अक्सर खुशी को एक मंजिल समझते हैं। जब मेरे पास वो नौकरी होगी तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, हमेशा भविष्य में। लेकिन ये किताब सिखाती है कि खुशी एक शुरुआती बिंदु है, एक टूल है। ये इंजन का ईंधन है, मंजिल का साइन बोर्ड नहीं। और यहाँ एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा और समय सफलता का पीछा करने के बजाय खुशी पैदा करने के कौशल में लगाएं, तो हमारे नतीजे कितने अलग और बेहतर हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। अगर खुशी वाकई एक स्किल है जिसे अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है, तो क्या हमें स्कूलों में इसे गणित और विज्ञान की तरह एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। अगली बार तक सुनते रहिए ज्ञानोदय पॉडकास्ट।